क्या आप सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ मूवीज़ में होता है? क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त अमेरिका के क्राफ्ट कैरियर्स ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईरानियन प्रोटेस्टर्स अपनी हुकूमत की गोलियों से मर चुके हैं। ये कोई ट्रेलर नहीं है, ये रियल टाइम में हो रहा है और जो कोई नहीं बता रहा आपको इस बारे में वो ये कि ये सब कैसे यहाँ तक पहुँचा, किसका फ़ायदा है इसमें और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लिए इसका मतलब क्या है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट शुरू हुए। इन्फ्लेशन महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि आम लोगों को अपनी बेसिक ज़रूरियात अफोर्ड करना मुश्किल हो गई थी। मगर ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन थी, दाइयों की रिप्रेशन। 8 जनवरी को ईरान ने पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया, कंप्लीट ब्लैकआउट। जब कोई गवर्नमेंट इंटरनेट बंद करती है तो आप समझ जाएं कि वो कुछ बड़ा छुपा रही है और कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। और जो छुपाया गया वो शॉकिंग था। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक कम से कम 2400 प्रोटेस्टर्स मार दिए। कुछ एस्टिमेट्स 20,000 तक भी कहते हैं कि इतने लोग मारे गए। यहाँ वो क्वेश्चन है जो कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। जब हज़ारों सिविलियंस पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हज़ारों सिविलियंस एहतजाज कर रहे थे और उस पर मर रहे हों, तो इंटरनेशनली कम्युनिटी को इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं? अगर कहते हैं कि हाँ करना चाहिए तो खुद मुख्तारी का क्या, अगर नहीं तो ह्यूमैनिटी का क्या? ये कंफर्टेबल क्वेश्चन है, गलत बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी को एहतजाजियों को, प्रोटेस्टर्स को मैसेज दिया कि हेल्प इज़ ऑन द वे। आपने ट्वीट देखा होगा, वो हेल्प इज़ ऑन द वे की प्रोटेस्टिंग। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, एक्शंस फॉलो हुए। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा गया। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स आते हैं जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड होते हैं। ये बहुत डेंजरस मिसाइल है। ये मिसाइल तकरीबन 1000 मील तक टारगेट हिट कर सकते हैं। पेंटागन ने कतर को अल अदीद एयर बेस से अपने एहलकारों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और बरतानिया ने तेहरान एम्बेसी बंद कर दी। इजराइल ने डिफेंसिव पोस्चर बढ़ा दी। पूरे रीजन को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बट टेंशन कशीदगी काफ़ी बढ़ गई है। मगर यहाँ वो चीज़ है जो मीडिया टीपी डिस्कस नहीं करती, ये टाइमिंग। अब क्यों अमेरिका अब क्यों ऐसा कर रहा है? बैकग्राउंड समझिए। 2015 में ईरान ने P5+1 कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर डील साइन की, JCPOA जैपुआ। इस डील में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करने के लिए खुद को एग्री किया और बदले में पाबंदियाँ हटाई जाएंगी। ईरान इस चीज़ पर माना। 2018 में ट्रंप ने ये डील तोड़ दी। जून 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक्स किए। आप सबने खबर सुनी होगी। नटैंज, इस्फहान, फोर्डो जैसे साइट्स टारगेट हुए जो ईरान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, न्यूक्लियर साइट्स। मगर यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। मार्च 2025 में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एडमिट किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा और 2003 से वेपन प्रोग्राम रिज्यूम नहीं हुआ। तो अगर वेपन नहीं बना रहा तो स्ट्राइक्स क्यों किए? दिसंबर 2025 में लीड रिपोर्ट्स आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई ने मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप करने का ऑर्डर किया है। परसेप्शन ये है कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर है। मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी होती है। ईरान की पोजीशन देखें, सीरिया में उनका इत्तेहादी असद फ्ली कर गया है, हिजबुल्लाह वीकेंड है, तंजोर है, हमास पैशन में है, वेनेजुएला का मादुरो जिसको ईरान सपोर्ट करता था उसको यूएस ने कैप्चर कर लिया है जनवरी स्टार्टिंग डेज में। सितंबर 2025 में यूएन ने पाबंदियाँ वापस इंपोज कर दी। ईरान ऑलरेडी वीक पोजीशन में था। फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, एहतजाज शुरू हो गया, ईरान की आवाम निकली। यहाँ वो एंगल है जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव नहीं बताती। ईरान की गवर्नमेंट ने ब्रूटल क्रैकडाउन इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये अमेरिकन बैक्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने फोक न्यूज़ को ये बताया कि पहले 10 दिन पीसफुल थे, फिर टेररिस्ट ऑपरेशन हो गया जिसमें लोड फ्रॉम आउटसाइड ने पुलिस शूट किए। ईरानी नैरेटिव ये है कि अमेरिका प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट दे रहा है गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने के लिए। अमेरिका प्रोटेस्टर्स को बैक एंड से सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की नैरेटिव ये है कि ये जेन्युइन पब्लिक अपराइजिंग है रिप्रेसिव रिजीम के अगेंस्ट। अली वाइज ने कहा है कि ईरानियन पीपल आर कॉट बिटवीन अ रिप्रेसिव रिजीम एंड फॉरेन एग्रेशन। अगर अमेरिका ईरान में पॉलिटिकल डिसैपिटेशन करती है तो क्या होगा? कोई वायबल अपोजिशन नहीं है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के रिप्रेसिव एलिमेंट्स कंट्रोल लेंगे। लीबिया, सीरिया जैसे वायलेंट 14 जनवरी को सिचुएशन स्लाइटली डी एस्केलेट हुई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सुना है कि किलिंग्स बंद हो गई हैं। 800 एक्सिक्यूशंस जो शेड्यूल थे वो हॉल्ट कर दी गई।
ट्रंप की तरफ से। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने डिनाई किया एग्जीक्यूशन प्लान का, मगर ट्रंप ने क्लियर किया ऑल ऑप्शंस रिमेन ऑन टेबल। अब यहाँ वो रियलिटी है जो कोई डिस्कस नहीं करता। अगर यूएस ईरान वॉर होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है? सिंपल सी बात है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को, ऑयल कंपनीज को, रीजनल पावर्स को जो ईरान को कंपटीटर समझते हैं। और सबसे ज़्यादा लॉस किसको है? कॉमन ईरानियन पीपल्स का, आम लोगों का जो पाबंदियों से सफ़र कर रहे हैं, अमेरिकन सोल्जर्स का, पाकिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ का जो रीजनल इंस्टेबिलिटी फेस करेंगे इन फ्यूचर अगर ये जंग छिड़ जाती है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। हम ईरान के नेबर्स हैं, अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं। तो ट्रंप ने अनाउंस किया कि कोई कंट्री जो ईरान के साथ बिजनेस डील करेगा उसको 25% टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान को चूज़ करना होगा। ईरान के साथ इकोनॉमिक टाइज हैं, गैस पाइपलाइन पेंडिंग है, मगर अमेरिकन प्रेशर भी है। अगर वो होता है तो रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान आएंगे, टेररिज्म इंक्रीज़ होगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, जो हम एक अरसे से झेलते आ रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी और वीक हो जाएगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ईरान के इश्यूज़ डिप्लोमेसी से रिजॉल्व होने चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट की अपील की है। कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट डिप्लोमेटिक चैनल से टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना भी मेडिएशन ऑफर कर रहा है, मगर मिलिट्री एसेट्स पोजीशन में है। ईरान के IRGC कमांडर्स ने वार्निंग दी है कि वो हाइट ऑफ रेडीनेस पर हैं। यहाँ वो चीज़ है जो यूथ को समझनी चाहिए। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का गेम नहीं है, ये रियल पीपल्स, हकीकी लोगों की हकीकी ज़िंदगियाँ हैं। हज़ारों फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को खो चुकी हैं। पाकिस्तानी फैमिलीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करेंगी। इंटरनेशनल रिलेशंस टेक्स्ट बुक्स में बैलेंस ऑफ पावर लिखा है, मगर रियलिटी ये है कि डिसीजंस जो वाशिंगटन और तेहरान में होते हैं उनका इम्पैक्ट लाहौर और कराची तक पहुँचता है। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारी पेट्रोल रेट्स बढ़ते हैं। डेफिनेटली जब इंस्टेबिलिटी होती है तो टेररिज्म इंक्रीज होती है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ट्रंप की किलिंग स्टॉप स्टेटमेंट फेस सेविंग भी लग रही है मिलिट्री इंटरवेंशन अवॉइड करने की। ट्रंप का अवर्जन है बिग कॉन्फ्लिक्ट्स से, और ईरान के साथ वो रिस्क था, मगर गारंटी नहीं है। एक इंसिडेंट, एक मिस कैलकुलेशन और सब एस्केलेट हो सकता है। ये वो मोमेंट है जहां ह्यूमैनिटी को सोचना चाहिए कि वॉर की कॉस्ट क्या है। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस मुश्किल है, टाइम लगते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं, मगर वॉर के अल्टरनेटिव्स क्या हैं? जंगों के अल्टरनेटिव क्या हैं? हज़ारों मौतें, मिलियन डिस्प्लेस्ड, इकोनॉमीज डिस्ट्रॉयड, जनरेशन ट्रॉमेटाइज्ड। ईरान के प्रोटेस्टर्स ये चाहते हैं फ्रीडम, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, बेसिक राइट्स। अमेरिकन पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि ईरान को कंटेन करना, न्यूक्लियर एम्बिशंस रोकना। तो रीजनल पावर ये चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस मेंटेन करना, मगर दरमियान में वो लोग हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है। कॉमन पीपल्स, आम लोग, आप जैसे मुझ जैसे, जो पीस में, जो अमन में जीना चाहते हैं, मगर अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस चलाना चाहते हैं। यहाँ एक और डायमेंशन है जो बहुत कम डिस्कस होता है, एनर्जी पॉलिटिक्स। ईरान दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वाला कंट्री है और 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व रखता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 21% गुजरता है। अगर ईरान ये स्ट्रेट बंद कर दे या यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में शिपिंग डिस्टर्ब हो तो ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा? 2019 में जब ईरान ने टैंकर्स पर अटैक किए थे तो ऑयल प्राइसेस टेम्परेरी 4% बढ़ गई थी। एक फुल स्केल वॉर में प्राइसेस डबल या ट्रिपल भी हो सकती हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी IMF प्रोग्राम पर है, फॉरेन रिजर्व्स लो हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर ऑयल $150 पर बैरल हो जाए तो हमारी इकोनॉमी किस तरह सर्वाइव करेगी? एक आम पाकिस्तानी जो ऑलरेडी महंगाई से परेशान है उसका क्या होगा? ये वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए भी देखें, 2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया WMDs के बहाने। WMDs मिले नहीं, मगर वॉर हुई, सद्दाम कदाफी रिजीम चेंज हुई, और फिर क्या? IS इमर्ज हुई, सिविल वॉर शुरू हुई, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज बने, रीजन डिस्टेबलाइज हो गया ना। तो लीबिया में भी सेम स्टोरी है। कदाफी को हटाया, डेमोक्रेसी आने की बात हुई, आज लीबिया डिवाइडेड है मिलिटेंट्स के बीच। सीरिया में असद को हटाने की कोशिश हुई, रिजल्ट क्या मिला? 500,000 डेड, मिलियंस डिस्प्लेस्ड और मुल्क तबाह। तो जब अमेरिका रिजीम चेंज की बात करता है ईरान में, तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? इंटेंशंस चाहे कितने भी अच्छे हों, एक्सिक्यूशन बहुत मुश्किल होता है और कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं।
सोचिए, क्या हज़ारों ईरानी यूथ का मरना जस्टिफाइड है? क्या वॉर जस्टिफाइड है जिसका आउटकम अनसर्टेन है, जिसका कोई नतीजा ही नहीं है? क्या डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस खत्म हो गए हैं? क्या हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक और इराक सीरिया बन जाए? ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल हैं मगर ज़रूरी हैं। अगर हम अब नहीं सोचेंगे तो जब जंग शुरू होगी तो तब बहुत लेट हो चुका होगा। तब सिर्फ कैजुअलिटीज़ काउंट करना रहेंगे और सब कहेंगे काश डिप्लोमेसी को चांस दिया गया होता। मगर काश से हिस्ट्री नहीं बदलती। डिसीजंस जो आज हम लेते हैं वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन अमन में जाएगी या जंग के साए में। यह हमें सोचना होगा। अल्लाह हाफिज़।